नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मेरठ जिले में एक गांव है जिसका नाम है मोड़ कलां और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे अहम शहर है। आप सब जानते हैं, दिल्ली के पास में ही है। इसी मोड़ कलां गांव में 19 फरवरी की सुबह एक खेत में एक नौजवान की जली हुई लाश मिलती है। लाश पूरी तरह से जली नहीं थी, बल्कि उसे जलाने की कोशिश की गई थी और वो बीच में बुझ गई थी लाश। तो इसलिए उसकी जो हालत थी उसे देखकर ये क्लियर था कि ये मामला जो है मर्डर का है, क्योंकि कोई अधजली लाश खेत में पड़ी हो और वो मर्डर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ी तो वो काफ़ी घबरा गए, हैरान हुए, क्योंकि लाश देखना और वो भी इस तरह के कंडीशन में देखना वो हमेशा ही इंसान को परेशान तो करता है। तो लोगों ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने ये देखा कि लाश तो खैर अधजली हालत में है ही, कपड़े वगैरह सब कुछ जिसमें कुछ भी नहीं थे, हाँ कपड़े वगैरह भी नहीं थे, और जो मरने वाला शख्स है उसके गले में किसी तेज़ धार हथियार से वार किए जाने के निशान थे। चाकू जैसी या कैंची जैसी किसी चीज़ से वार किया गया था। तो बात ये समझ में आई कि जो भी कातिल था या कातिल थे, उन्होंने इस शख्स को, इस नौजवान को पहले गले में चाकू मारा और उसके बाद जब उसकी जान चली गई तो उसकी पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा और जिस्म का जो ऊपरी भाग है उसे जला दिया। और पहचान मिटाने के इरादे से ही उसके जिस्म पर जो भी कपड़े थे वो सारी चीज़ें कातिलों ने वहाँ से गायब कर दी थी, हटा दी थी। अब जाहिर है जब कपड़े ही नहीं थे तो कोई आई कार्ड वगैरह की गुंजाइश कहाँ से होती या मोबाइल फ़ोन की गुंजाइश कहाँ से होती। तो डेड बॉडी को देखकर मरने वाले शख्स की पहचान करना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज था और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी तरफ से पुलिस को एक तरह से ये दी गई चुनौती थी कि पकड़ सको तो पकड़ लो, बशर्ते कि इस लाश की पहचान कर पाओ। तो पुलिस वालों ने डेड बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और भिजवाने के साथ ही आसपास के पूरे इलाके में अपने मुखबिरों की मदद से पुलिस ये पता करने में जुट गई कि ये जो लाश उन्हें मिली है, लावारिस लाश, ये लाश किसकी हो सकती है। साथ ही पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस इलाके से कोई इस एज ग्रुप का लड़का गायब है। अगर गायब है तो क्या उसके घर वालों ने कोई तहरीर दी है या कोई रिपोर्ट लिखवाई है किसी थाने में। पुलिस इस कोशिश में भी लगी थी और जो डेड बॉडी है उसकी कई सारी तस्वीरें क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेजेस पुलिस ने अलग अलग लोगों को और जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स में पुलिस ने भिजवाए थे ताकि मरने वाले शख्स की पहचान हो सके। इसी बीच पुलिस इस एक्सरसाइज में थी, तब तक पुलिस को ये भी पता चला कि मेरठ ज़िले में ही जो पुलिस स्टेशन है सरूरपुर, ये इत्तेफाक से ये गांव मोड़ कला जो है उसी सरूरपुर गांव की हद में ही आता है, थाने की हद में ही आता है। तो सरूरपुर पुलिस स्टेशन में पिछले 24 घंटे में पुलिस को 2 कंप्लेंट मिली थी। इसमें एक कंप्लेंट थी एक लड़की को भगा ले जाने की, यानी लड़की के घर वालों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कोई एक लड़का है उनके पड़ोस का जो उनकी बेटी को भगा कर ले गया है। और दूसरी कंप्लेंट थी उस लड़के के घर वालों की तरफ से जिस लड़के पर इल्ज़ाम था कि उसने लड़की को भगाया है, और वो कंप्लेंट उसके घर वालों ने ये दी थी कि हमारा बेटा घर से गायब हो चुका है, उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। तो पुलिस के पास ये 2 तहरीरें थी। पुलिस ने लड़की को भगाने वाले मामले में जो तहरीर लड़की के घर वालों की तरफ से मिली थी उस पर तो एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन जो लड़के वालों की तरफ से तहरीर दी गई थी उस पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की थी। और पुलिस को ये लग रहा था कि, जाहिर है लग क्या रहा था, मतलब पुलिस के लिए ये क्लियर था कि ये दोनों मामले को रिलेटेड है, लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि जो लड़की गायब है उस लड़की का नाम है ललिता और जो लड़का जिस पर उसे भगा कर ले जाने के इल्ज़ाम है उसका नाम है गौरव। ललिता और गौरव का घर आमने सामने है और लड़की के घर वालों का ये कहना है कि गौरव ने बहला फुसला कर उनकी बेटी को भगा लिया है। लेकिन जाहिर है कोई भी आदमी जो निष्पक्ष होगा या मान लीजिए पुलिस ही होगी, उसको ये पता है कि लड़का लड़की में ज़रूर अफेयर रहा होगा, तभी लड़की जो है, जो बालिग है, वो लड़के के साथ भाग गई है। तो कुल मिलाकर प्यार मोहब्बत में गायब हो जाने का मामला था और ये केस, ये तहरीर जो भी कह लें आप, वो सरूरपुर थाने में ही था। तो पुलिस ने अब लड़के के घर वालों से कहा कि एक बार आकर हमारे पास एक डेड बॉडी है, उस लाश को आप देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके घर के बच्चे की लाश हो, मतलब गौरव की लाश हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं।
तो जो परिवार था लड़के का, उन्होंने कलेजे पर पत्थर रख के जो है पोस्टमार्टम हाउस में जाकर उस डेड बॉडी को देखने का फैसला किया, और जैसे ही उन्होंने वो डेड बॉडी देखी उनके होश उड़ गए। वो लाश वाकई गौरव की थी, उनके बेटे गौरव की, जो एक दिन पहले ही घर से गायब हुआ था और उसके बाद उसका कोई पता नहीं था, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और अब उसकी लाश बरामद हुई थी और लाश ऐसी थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि घर वाले तो घर वाले होते हैं, उन्होंने गौरव की बॉडी देखी और आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये उन्हीं का बेटा है। अब सवाल यह है कि चलो गौरव तो मिल गया, बेशक जिंदा नहीं मुर्दा मिल गया, लेकिन ललिता कहाँ है? जिस लड़की को गौरव भगा कर ले गया था वो लड़की कहाँ गायब हो गई? पुलिस को अब ये भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की की भी किसी ने हत्या कर दी, कहीं ये मामला कोई फर्जी ऑनर किलिंग का तो नहीं है। फर्जी पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर कोई अपनी बेटी या बेटा किसी की भी हत्या कर देता है प्यार मोहब्बत के मामले में और उसे ऑनर से जोड़ता है तो यकीनन ये मामला, ये ऑनर जो है वो फर्जी वाला ही होता है। इस तरह से किसी का ऑनर बढ़ता नहीं। तो बहरहाल तो पुलिस को ये लगने लगा कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला ना हो। तो अब लड़की को बरामद करना या उस तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस इस कोशिश में लगी हुई थी और कुछ घंटे गुजरने के बाद पुलिस को एक लीड मिली, एक सुराग मिला। पुलिस को ये पता चला कि वो जो लड़की है ललिता, उसकी अभी अभी शादी हुई है और वो किसी रिलेटिव के घर में है। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात थी, चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि बॉयफ्रेंड के साथ वो घर से भागी। लड़की के घर वालों ने बाकायदा इसके लिए कंप्लेंट लिखवाया। बॉयफ्रेंड के घर वाले भी ये बात मानने लगे कि हाँ ललिता के साथ हमारे बेटे की दोस्ती थी, अफेयर था। अब जब बॉयफ्रेंड गौरव की लाश मिल गई तो ललिता की शादी किससे हुई? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर ट्विस्ट था इस कहानी में और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेंच क्या है। तो खैर जब पुलिस को लीड मिली उस लड़की के बारे में तो पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की के चेहरे पर कोई दुख, तकलीफ, अफसोस ऐसे कोई भाव नहीं थे, बल्कि लड़की जो है वो भाव शून्य थी और उसका बॉयफ्रेंड मर चुका था, इसके बारे में उसको जानकारी थी, पुलिस ने भी बताया, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये बात पुलिस को बहुत अजीब सी लगी क्योंकि जब आदमी इस तरह के रिलेशनशिप में होता है तो वो इमोशनली बहुत अटैच्ड होता है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है। लेकिन यहाँ लड़की जो है उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कम से कम दुख वाला या गम वाली कोई बात नहीं थी। तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से लड़की अभी अभी शादीशुदा हुई थी, तो शादी किससे हुई ये भी एक बड़ा सवाल था। तो लड़की से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने अपने ही फैक्ट्री में जहां वो काम करती है उस फैक्ट्री के ठेकेदार मोहकम से शादी कर ली है। अब इस लड़की के बारे में ज़रा सुनिए। ये लड़की जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लड़की सरूरपुर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले एक गांव में रहती थी और एक फैक्ट्री में, जो गारमेंट फैक्ट्री है मेरठ में, उसमें काम करती थी। जानी इलाके में वो फैक्ट्री मौजूद है और इस लड़की का गौरव जो उसका पड़ोसी है उसके साथ अफेयर था, कई सालों से अफेयर चला आ रहा था। लेकिन जब इसने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया इस लड़की ने, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मोहकम से हुई। मोहकम उस फैक्ट्री में ठेकेदारी करता था, यानी ठेकेदार था, वो कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास पैसे थे, पोजीशन ठीक थी। तो ये लड़की जो है, अब गौरव के साथ तो उसका रिलेशन था ही, इस बीच वो मोहकम के भी करीब आ गई और दोनों में प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो गई। मोहकम पहले से शादीशुदा बाल बच्चेदार शख्स है। अब उसके साथ जब ललिता की नज़दीकियाँ हुई, इस लड़की की नज़दीकियाँ हुई, तो गौरव को भी ये बात पता चली। जो गौरव ललिता का बॉयफ्रेंड था उसने ललिता को रोकना टोकना मना करना शुरू कर दिया। इधर जो मोहकम है उसको ललिता की ज़िंदगी में एक और लड़के की मौजूदगी वो नागवार गुजर रही थी। ललिता को जो दो नावों पर सवार थी, एक तरह से देखा जाए तो, उसे अब पैसा दिखने लगा। उसे दिखने लगा कि वो गौरव जो है वो मामूली ट्रैक्टर ड्राइवर है और यह जो मोहकम है वो गारमेंट फैक्ट्री में ठेकेदार है, इसके पास पैसे हैं, तो क्यों नहीं मैं मोहकम के साथ ही आगे अपना लाइफ प्लान करूं। तो ललिता ने मोहकम को एक प्रस्ताव दिया। ललिता ने ही मोहकम से कहा कि अगर वो गौरव को ठिकाने लगा दे और उसकी ज़िंदगी से बाहर कर दे तो फिर वो फ़ौरन उससे शादी कर लेगी। मोहकम को ये बात
बहुत मामूली लगी। उसे लगा कि ठीक है, हत्या ही तो करनी है एक आदमी की, मैं कर दूंगा। इसके बाद मोहकम ने अपने एक दोस्त भानु को अपने साथ में लिया और उसने गौरव को कांटेक्ट किया, गौरव को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि देखो गौरव, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम ललिता के बॉयफ्रेंड हो, उसकी ज़िंदगी में हो, और तुम भी ये बात जानते हो कि मैं भी ललिता की ज़िंदगी में हूँ और उसके साथ मेरे भी रिलेशन है। और पहले मैं तुमसे बहुत नाराज़ था, मैं तुमसे चिढ़ता भी था, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तुम्हें इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं गलत था, क्योंकि मैं तो देखो शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी हूँ और तुम यंग लड़के हो, नौजवान हो, तुम्हारी और ललिता की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो मैंने अब ये तय किया है कि अब मैं तुम दोनों के रिलेशन में बाधा नहीं डालूंगा, तुम्हारे रिश्ते में आड़े नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ और बाकी ज़माने की दुनिया की बात छोड़ो, मैं खुद तुम्हारी ललिता से शादी करवाऊँगा। ये मेरी सोच है, मेरा नज़रिया है। ऐसा कहते हुए मोहकम ने गौरव को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद ही उसे मिलने के लिए बुलाया। तो जब गौरव उससे मिलने के लिए आया तो मोहकम और भानु इन दोनों ने उसे कहा कि चलो कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। फिर गए वो एक बाग में और उस बाग में बैठकर वहाँ उन्होंने शराब पार्टी की और मोहकम और भानु ने ये जो बॉयफ्रेंड है ललिता का, पहला बॉयफ्रेंड गौरव, उसे जमकर शराब पिलाई। और सिर्फ शराब ही नहीं पिलाई, कुछ ऐसी नशीली गोलियां भी उसकी नज़र बचाकर उसके ड्रिंक्स में डाल दी, जिससे उसको बहुत तेज़ नशा हुआ। इतना ज़्यादा नशा हुआ कि वो अपने होशो हवास में नहीं रहा। मोहकम को और भानु को इसी मौके का इंतज़ार था, क्योंकि वो तो पहले से ही प्लान बना चुके थे कि वो राजू को रास्ते से, गौरव को रास्ते से हटा देंगे। और इसलिए हटाएंगे क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ललिता ये चाहती है कि गौरव रास्ते से हट जाए तो फिर उससे शादी हो जाए। मोहकम एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी होने के बावजूद दूसरी लड़की से शादी करने को भी तैयार था और उसके साथ इस तरह के इलिसिट रिलेशन को भी आगे बढ़ा रहा था। तो जब गौरव नशे में एक तरह से बेहोश हो गया तो भानु ने उसके पांव पकड़ लिए, कसकर, दबाकर, मतलब जकड़ लिए। पांव पकड़ना कई बार इस सेंस में होता है कि पांव छूना या पांव पकड़ना, गुरुजी के पांव पकड़ लिए, वो वाला पांव पकड़ना नहीं, जकड़ लिया पांव। और ये जो मोहकम है उसने अपने पास मौजूद एक कैंची से गौरव के गले में वार करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में, बगीचे में, सुनसान जगह पर, नशे में धुत एक नौजवान को गर्दन में एक एक करके कई बार चाकू मारे और जब उसकी मौत हो गई तो उसकी लाश को घसीटकर पास के खेत में ले जाकर उन्होंने फेंका और फिर केरोसिन या पेट्रोल जैसी कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। और ऐसा करने से पहले उसके सारे कपड़े, आई कार्ड, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस लाश से निकाल ली, हटा ली। तो देखा जाए तो बिल्कुल नग्न लाश और अधजली हुई लाश वो खेतों में पड़ी हुई थी और वही पुलिस ने बरामद भी की। लेकिन अब जब मोहकम ने ये सारी बातें बताई तो फिर पुलिस को ये भी समझ में आया कि इस मर्डर में सिर्फ मोहकम और उसका दोस्त भानु शामिल नहीं है, बल्कि मेन कॉन्स्पिरेटर या मेन इस कत्ल की वजह जो है वो तो वो लड़की है ललिता, जिसने अपने फॉर्मर बॉयफ्रेंड को, जिससे वो पहले प्यार किया करती थी, उसको सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतरवा दिया क्योंकि उसे एक दूसरा आदमी पसंद आ गया था और उस आदमी का पैसा जो है उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसे लगा कि अगर वो इस शादीशुदा ठेकेदार से प्यार कर ले तो उसकी ज़िंदगी आगे संवर जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवाने से भी गुरेज नहीं किया। तो कत्ल की इस साजिश में पुलिस ने अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, ठेकेदार मोहकम को, उसके दोस्त भानु को और जो लड़की ललिता है उसे तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब सवाल यह है कि कत्ल के मामले में तो मोहकम गिरफ्तार हो गया और भानु भी गिरफ्तार हो गया, ललिता पुलिस की हिरासत में आ गई। तो फिर गौरव के गायब होने के बाद जब ललिता पकड़ी गई तो आखिर उसकी शादी किससे हुई और कब हुई? तो इसका जवाब ये है कि ललिता ने वादा किया था मोहकम से कि अगर गौरव की तुम हत्या कर दोगे तो मैं तुमसे फ़ौरन शादी कर लूँगी। लेकिन जब गौरव की हत्या हो गई तो ललिता मोहकम से शादी करने से भी पीछे हटने लगी और ललिता उसे भी धोखा देने लगी। लेकिन मोहकम जो है, जो कत्ल कर सकता है, आप समझिए कि वो कितना खूंखार और कितना ज़िद्दी आदमी होगा, उसने कहा शादी तो मैं तुम्ही से करूँगा। और उसने फिर कत्ल के फ़ौरन बाद ललिता के साथ ज़बरदस्ती शादी रचाई
और उसी ज़बरदस्ती किए गए शादी के निशान जो है ललिता के पास मौजूद थे, यानी कुछ जो चूड़ियाँ होती है शादी की वो उसने पहन रखी थी और लाल कपड़ों में थी और सिंदूर लगा हुआ था। तो एक तरफ एक बॉयफ्रेंड का कत्ल हुआ, दूसरी तरफ दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ कातिल गर्लफ्रेंड ने शादी रचा ली। और कत्ल का ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मामला था। ब्लाइंड इसलिए क्योंकि लाश की पहचान ही मुमकिन नहीं थी। लाश के पास ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं था, कोई ऐसी बिलोंगिंग नहीं थी जिससे उसकी पहचान हो पाती। लेकिन एक एक करके कड़ियाँ जोड़ती हुई मेरठ पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया। बहरहाल ये थी आज की पूरी कहानी। ऐसी बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ सामने आती हैं, लेकिन जितनी बार भी इस तरह की घटना होती है यकीनन वो हैरान तो करती है और हर कहानी अपने आप में अलग तो होती है। और पुलिस के लिए भी ये चैलेंजिंग होता है कि कैसे वो इस तरह के ब्लाइंड मामलों को सुलझाए, क्योंकि बेशक आप कयास तो लगा सकते हैं कि इस मर्डर के पीछे ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते या जब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक केस कंक्लूड नहीं होता। तो बहरहाल ये कहानी कुछ ऐसी ही थी। इस कहानी पर आप लोगों की राय या सोच क्या है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक स्टोरी मैंने सुनाई थी आप सबको शुक्रवार के दिन, और उस दिन मैंने बताया था कि किस तरह से गुरुग्राम पुलिस ने कत्ल की एक तफ्तीश में इतनी ढिलाई बरती कि उस मामले में लाश ही गायब हो गई, सबूत ही गायब हो गए। क्या था वो मामला और कैसी ढिलाई पुलिस ने बरती, किसने किया था कत्ल, अगर आप ये जानना सुनना समझना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। उस स्टोरी पर जिन लोगों ने कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं। अर्पित भिंदे ऑफिशियल के नाम से है। एनीवे मैं नाम पढ़ने में थोड़ा सा मैंने जिसे कहते हैं कि अटका बार बार, क्योंकि नाम सरनेम और उसके साथ ऑफिशियल सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने लिखा, हेलो सुप्रतिम सर, आई एम योर डेली लिसनर। Whenever I get tired while working, I simply listen to your crime stories, now new and old. You have unique style of storytelling and also love your deep voice, which makes the story very interesting. Keep it up, sir. Thank you very much इस तरह के कॉम्प्लीमेंट के लिए अर्पित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केतन शिंदे ने भी कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। अजय मंडल ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि किसी भी अमीर आदमी को आज तक फांसी नहीं हुई। इसी से पता चलता है कि पुलिस किस तरह से काम करती है। देखिए, दोष सिर्फ पुलिस को देने से नहीं होगा। इस मामले में जुडिशियरी भी जिम्मेदार है, जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है। जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे सांसद विधायक जो कानून बनाते हैं, उनकी भी कमी है। अगर कानून इतना मजबूत हो, अगर स्पीडी ट्रायल हो और सबूत अकाट्य हो, तो फिर अमीर को भी फांसी हो सकती है। ऐसा नहीं कि अमीर कत्ल नहीं करते और अमीरों द्वारा किए जाने वाले कत्ल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं और लोग बच जाते हैं। तो खैर, आपने सही बात पॉइंट आउट किया है, लेकिन सिर्फ पुलिस दोषी नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम दोषी है। और अदालतों में जिस तरह से करोड़ों केसेस पेंडिंग है, आप सबको पता है, वो भी इस बात का एक सबूत है कि अदालतों पर या तो वर्कलोड्स बहुत ज़्यादा है या अदालतों के जो वकील और जज हैं वो उतना ज़्यादा काम नहीं करते, छुट्टियां बहुत होती है अदालतों में। इसके बारे में तो खुद मुख्य न्यायाधीश ने भी चिंता जताई है कि अदालत में लोग बहुत छुट्टियां लेते हैं और पब्लिक का एक्सपेक्टेशन अदालतों से कहीं बहुत ज़्यादा है। तो आपकी ये बात सही है, लेकिन पार्शियली सही है। इसमें पूरा सिस्टम दोषी है और कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। आम लोग, आम आवाम भी दोषी है कि आबादी हमारे देश की इतनी ज़्यादा है कि केसेस जो है वो करोड़ों में पेंडिंग है। आप देखिए, जो देश बहुत तरक्की कर चुके हैं उन देशों में क्या है, उन देशों में रिसोर्सेज ज़्यादा है और उसको एंजॉय करने वाले लोग, उसको एक्सप्लॉयट करने वाले लोग कम हैं। हमारे देश में अब रिसोर्सेज की कमी है और उस पर दावा ठोकने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये मेरा परसेप्शन है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो अल्टीमेट है। आप लोगों की क्या राय है इस पर, वो भी प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। अली हसन ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। फैंटास्टिक सर जी लिखा उन्होंने। सतीश्वर सिंह का कमेंट है। आई एम शीतल शर्मा का कमेंट है। प्रदीप भाम्बू जी ने कमेंट किया है। प्रकाश पी, नीलांजन दत्ता, बहुत धन्यवाद, इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया है। तो एक कनेक्शन या जिसे कहते हैं ना कि अपने घर परिवार का एक नोस्टैल्जिया तो हो ही जाता है बांग्ला में जब कोई कमेंट देखता हूँ या झारखंड या जमशेदपुर की बात होती है, चूँकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। शमीम अहमद साहब है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब ने कमेंट किया। विनय नासवाले जी, सुमित
स्लिक्स ने कमेंट किया है, दीपक फौजी बुलंदशहर से, बहुत दुख की बात है, उन्होंने ऐसा लिखा है। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है। रोशन सिंह का कमेंट है। यूनुस शेख, विनोद खुशी, नहीं माफ़ कीजिएगा, विनोद कौशिक ने कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। शंकर लाल बिश्नोई जी और आशिक पटेल, सम वेदांत वदिंत, डॉक्टर ए के अग्रहरी प्रयागराज यूपी से इन्होंने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। और एक दर्शक ने कमेंट किया है, नाम उन्होंने नहीं लिखा है, युद्रेश भिंड ने भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि पता नहीं कैसे लोग हिम्मत कर लेते हैं। ममता रावत का कमेंट है और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मैं सारे लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ इसी तरह से कमेंट करते रहिए और मेरी स्टोरीज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।